हेलो बच्चों, तो जो आपका 21 जून को रीनीट का एग्जाम हुआ था उसके हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 45, जो आपकी नंबरिंग होगी 46 टू 90। तो पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। तो बेंजीन की रिएक्शन इन सबसे करते हैं तो P प्लस क्यू मिलता है। फिर इसने बोला है कि करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है कि अगर P सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो Q प्राइमरी अल्कोहल है। तो सबसे पहले मुझे यही पता करना पड़ेगा ये P और Q क्या है, क्योंकि P और Q से रिलेटेड ही मेरे सारे क्या है ऑप्शन है। तो जब बेंजीन की CH3COCl एंड AlCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है एसिटोफिनोन। तो ये वाला ग्रुप इस पे अटैच हो जाता है और हमें मिलता है एसिटोफिनोन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एसिटोफिनोन। और इस पूरी रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं। फिर फर्दर सेकंड नंबर पे आप इसकी रिएक्शन कराएंगे। सेकंड नंबर पे जब आप इसकी रिएक्शन NaOCl से कराएंगे, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलता है ये COONA, जो है P प्लस CHCl3, ये है Q। ठीक है, अब इसने बोला है कि अगर P सोडियम सोल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कि है, तो Q इज प्राइमरी अल्कोहल। तो ये तो अल्कोहल नहीं है, ये तो हमारा क्लोरोफॉर्म मिला है। तो ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 है P एंड Q आर एरोमेटिक कंपाउंड। तो फर्स्ट तो है लेकिन सेकंड नहीं है, सेकंड वाला भी इनकरेक्ट। फिर है इफ P गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन एसिडिफिकेशन। देखो, इसको जब एसिडिफिकेशन करेंगे तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड देगा? यस, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH ग्रुप आ जाएगा। फिर बोलते हैं Q गिव्स अ पॉइजनस गैस ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट। अगर Q को आप एयर में और एयर प्लस लाइट में एक्सपोज करोगे तो ये पॉइजनस गैस देगा। तो ये क्या देगा आपको, COCl2। ये इसको हम बोलते हैं फोस्जीन गैस, जो कि पॉइजनस गैस होती है। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी में P एंड Q कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि जो आपका FeOX होल थ्राइस 3 ये कायरल है। OX का मतलब है ऑक्सलेट आयन। और स्टेटमेंट नंबर 2 है कि जो ट्रांस ये Cr है, क्रोमियम H2 होल ट्वाइस OX होल ट्वाइस माइनस इस कायरल। तो ये बोला ये कायरल है, ये कायरल। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, OX H2 वही है, आपका ऑक्सिलिक एसिड है। ठीक है, जब दोनों H चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सलेट आयन बन जाएगा। तो पहले हम ये वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला 47 का। तो ऑक्सलेट आयन को मैं कुछ इस तरह से लिख लूंगी। ये कुछ इस तरह से अटैच होगा और इस पे चार्ज कितना है, 3 माइनस इस पे चार्ज। तो क्या ये कायरल है? तो देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। देखो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इसलिए कायरल भी है और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। ऑप्टिकली एक्टिव भी ये है। तो फर्स्ट वाला बोला है कायरल, तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो गया। इसको आप और मैं एक ऑक्सलेट आयन को करके या पूरा ही बना के दिखा देती हूँ इसको, अगर आप बिल्कुल तरीके से बनाओ, क्योंकि ऑक्सलेट आयन का मतलब होता है ये, और इसके दोनों ऑक्सीजन आयरन से क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो ये इस तरह से होगा और एक आपका यहां जुड़ जाएगा और एक यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका।
तो इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो यहाँ से आप प्लेन डालोगे तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ से प्लेन डालोगे तो भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ से डालोगे तो भी नहीं, और इधर से डालोगे तो भी कोई नहीं। तो इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसका मतलब ये कायरल है और ऑप्टिकली एक्टिव। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो मेरा करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2 बोलता है जो ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स है, ये जो ट्रांस है और ऊपर से ये कायरल है। देखो इस वाले को ड्रॉ कर लेते हैं, तो रहेगा Cr, दूसरे वाला मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपका ऑक्सलेट आयन, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ भी ऑक्सलेट आयन, यहाँ पे वाटर और यहाँ पे वाटर। सिंस ट्रांस है तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे ये। और इस पे टोटल चार्ज कितना है, इस पे है -1, तो ये है। इसने बोला ये कायरल है, तो देखो कायरल होने के लिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, इसमें यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इसका मतलब ये कायरल नहीं है, ये कैसा है, अकायरल है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इसका मतलब आपका स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन चलिए, कि बेंजाइलिक कैटायन है, बेंजाइलिक कैटायन कैसे होगा आपका, कुछ इस तरह से, 48 है आपका, कुछ इस तरह से होगा। देखिए मेरे करने से पहले ना आप भी ये जो वीडियो है ये पॉज कीजिए, फिर आप ये पूरा क्वेश्चन सोल्व कीजिए, फिर आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, फिर उसके बाद वीडियो को दोबारा चलाइए, फिर आप देखिए क्या आपका जो आंसर है वो मेरे आंसर से मैच करता है, राइट। तो ये आपका पहले मैं बना लेती हूँ बेंजाइलिक कैटायन, ये कुछ इस तरह से है, ये तो इसने बोला है कि स्टेबलाइज होता है बाय इंटरेक्शन ऑफ एम्प्टी p ऑर्बिटल विद, इज स्टेबलाइज बाय द इंटरेक्शन ऑफ द एम्प्टी p ऑर्बिटल विद। तो कैसे कैसे स्टेबलाइज होगा, जो यहाँ पे एम्प्टी p ऑर्बिटल है वो कैसे कैसे स्टेबलाइज होंगे, फील्ड सिग्मा। तो देखो जो इसके बगल में ये CH3 है, इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड है और ये फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं। और आपको पता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं ड्यू टू कौन से इफेक्ट से, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, CH तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से या स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी कि फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल से स्टेबलाइज होगा। एंड इसने बोला फील्ड पाई ऑर्बिटल्स, तो फिर फील्ड पाई ऑर्बिटल्स यहाँ है, तो यहाँ से ड्यू टू रेजोनेंस से भी ये स्टेबलाइज होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही क्या इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि पोटाश एलिमेंट में K पॉजिटिव एंड SO4 2- आयंस का क्या रेशियो होगा। तो पोटाश एलम का सिंपल, इसको करने के लिए तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पोटाश एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का ट्वाइस इंटू 24H2। ये पोटाश एलम का फॉर्मूला होता है। तो K पॉजिटिव और SO4 2- का रेशियो होता है। तो K पॉजिटिव यहाँ से मिलेंगे तो 2 मिलेंगे, और SO4 2- कितने, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 4 हो गए, तो 2:4। और सिंपलेस्ट रेशियो में करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, तो 1:2। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होता है उसमें 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। टर्शरी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट होती है, और वो कैसी होती है, फोल्डेड, सिर्फ एक फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट होती है। अगर 2 या 2 से ज्यादा हो तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, फिर स्ट्रक्चर हो जाता है आपका क्वाटरनरी। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। सेकंड में आइए, ओनली द प्रोटीन्स हैविंग अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आर बायोलॉजिकली एक्टिव। तो इज इट ट्रू, तो नहीं, ये बिल्कुल ट्रू नहीं है। बहुत से ऐसे सिंगल सब यूनिट प्रोटीन्स हैं जैसे मायोग्लोबिन हो गया या लाइसोसोम हो गया, जो टर्शरी स्ट्रक्चर तक पहुंच जाते हैं और ये आपके बायोलॉजिकली फुल्ली एक्टिव है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो प्रोटीन्स होते हैं जिनका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है वो ही बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 भी क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। ऑप्शन नंबर 3 है, इन बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर्स पेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से
ये बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर होता है और एक तरफ आपका कौन सा होता है, CO ग्रुप होता है, CO ग्रुप होता है और एक तरफ आपका NH ग्रुप होता है और इनके बीच में क्या होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। फिर इन अल्फा हेलिक्स द पॉलीपेप्टाइड चेन इज ट्विस्टेड इनटू अ लेफ्ट हैंडेड स्क्रू थ्रू इंट्रामोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो ये भी इनकरेक्ट है, राइट हैंडेड स्क्रू होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 51 में आ जाइए। इसमें है कि दोनों को 3 फिगर्स तक राउंडेड ऑफ करना है, तो आपको बताना नंबर कौन सा है। देखो दोनों नंबर ये हैं आपके, एक तो ये है और एक ये है। तो अगर आपकी लास्ट डिजिट 5 हो, ठीक है, तो उससे पहले डिजिट को राउंड ऑफ करने के लिए अगर आपकी एक डिजिट पहले है, अगर वो इवन है तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, सिंस ये इवन है तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 17.014 और अगर 5 से पहले ओड है तो उसको एक नंबर बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 21.024। तो जहां भी ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा और इसमें आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका करेक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द गिवन सोल्स इन वाटर एट 298 केल्विन इज, KSP की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो आपको सॉल्युबिलिटी की वैल्यू निकालनी है KSP से। तो आपके 3 साल्ट है, एक हो गया आपका AgBr, एक हो गया आपका जिंक हाइड्रोक्साइड और एक हो गया आपका Ag2Cl2। तो ये कैसे ब्रेक होंगे आपके एक्वस सॉल्यूशन में, ये होगा Ag पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव आयंस में, इधर ये होगा Zn2 पॉजिटिव प्लस 2OH माइनस ऐसे, और ये आपका होगा Hg, ये आपका होगा Hg2 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl माइनस, ये इस तरह से ब्रेक होगा। ठीक है जी, अब KSP की वैल्यू इन सब की दी हुई है, तो इसमें KSP क्या होगा, S इंटू S, ये होगा S स्क्वायर। इसमें KSP होगा, इसको मैं 1 मान लूं, इसमें KSP 2, ये मैं S1 मान लूंगी इसकी सॉल्युबिलिटी, ये हो जाएगा S2, ये होगा S2 और ये रहेगा 2S2, तो ये रहेगा S2 इंटू 2S2 का स्क्वायर। ठीक है, 2S2 और सिंस यहाँ पे क्या है आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ KSP3 निकालेंगे और मैं इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी S3 मानूंगी, ये हो जाएगा 2S3, तो इसकी वैल्यू आएगी S3 इंटू 2S3 का होल स्क्वायर। फिर आगे तो इसको फर्दर जब आप थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 4S2 का क्यूब, स्क्वायर यहाँ पे और एक पावर यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 4S3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, S3 का स्क्वायर S3 स्क्वायर, 2 इसकी दोनों की पावर एड ऑन हो जाएगी, तो 2 + 1 3, तो हो जाएगा 4S3 क्यूब। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू निकालो। देखो यहाँ से सॉल्युबिलिटी की वैल्यू S1 आएगी KSP1, यहाँ से सॉल्युबिलिटी की वैल्यू S2 आएगी KSP2 डिवाइड बाय 4 और इसका क्यूब रूट, क्योंकि ये क्यूब है ना तो इसका क्यूब रूट आ जाएगा। इसी तरह से S3 आएगी आपका KSP3 बाय 4 और ये भी आपका क्यूब रूट। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए और देखिए क्या वैल्यू आती है। पहले KSP1 की वैल्यू देखो, AgBr की केस में 5 × 10⁻⁻13 है, तो ये हो जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 5 × 10⁻⁻13। इसका तो स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको मैं इवन कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बाहर आके हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब मैं इसको क्या करूँ 10⁻14 बना दूंगी इसको, तो ये हो जाएगा 50 × 10⁻14। तो इसका जब मैं स्क्वायर रूट लूंगी तो आएगा 10⁻7 और क्यूब रूट ऑफ 50 मेरा आएगा 7.1 के करीब। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखो S2 की वैल्यू आएगी KSP2
2 की वैल्यू है मेरी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगी आपकी S2 और ये क्यूब रूट है यहाँ पे। तो क्यूब रूट के लिए देखो इसको मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि 3 से डिवाइड हो, ठीक है। तो देखो पहले मैं इसको जब डिवाइड करूंगी आएगा 0.25, जब 1 को 4 से डिवाइड करूंगी इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, राइट। फिर इसको मैं लिख सकती हूँ, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 18। तो जब मैं इसका क्यूब रूट, मैं इसको निकालने नहीं हूँ, मैं क्यूब रूट ऑफ लिख देती हूँ, क्यूब रूट ऑफ 250 इंटू ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है, क्योंकि मुझे तो ऑर्डर निकालना है, वैल्यू थोड़ी निकालनी है एग्जैक्ट। फिर S3 आ जाएगा KSP3, KSP3 की वैल्यू क्या है भाई, देखो क्वेश्चन में 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, ये हो जाएगा 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइड बाय 4, राइट। तो इसको आप लिखोगे, इसको 4 से डिवाइड करो पहले, तो 4 3 इज 12, तो 0.3, फिर 0.325 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, तो इसका क्यूब रूट आएगा आपका, तो वही मैं इसको पहले 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगी और 10 टू द पावर 3 से डिवाइड कर लूंगी, तो ये जाएगा 325 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21। इसको कर लेते हैं ताकि चीजें इजी हो जाए थोड़ी, तो ये जाएगा क्यूब रूट ऑफ 325 और ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस। अब ये देखो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 7.1, इन सब तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो देखो सबसे छोटी है तो जो 10 टू द पावर माइनस 7 के साथ आएगा उसमें आप देखोगे, क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 6 तो बड़ा है भाई 10 टू द पावर माइनस 7 से, तो इन दोनों में कॉम्पिटिशन है। अब मेरे से क्यूब रूट निकालना आता नहीं, तो बच्चे फंस जाएंगे यहाँ पे, नहीं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। देखो क्यूब रूट के लिए क्या चाहिए आपको, जैसे आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो आप ऐसे देखते हो ना, कुछ भी है स्क्वायर रूट, जैसे 2 जोड़े बनाओगे आप, फिर देखते हो 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, ऐसे कितनी बार चलेगा। ऐसे जब आप क्यूब रूट निकालोगे इसका तो आपको 3 बार आपको क्या टेबल चलनी पड़ेगी, जैसे 1 1 जा 1 1 जा 1, 2 2 जा 2 2 की पावर 3 बार चलनी पड़ेगी, 2 3 की पावर 3, ऐसे आप देखो ये कितनी बार चलेगी। तो जब आप ऐसे देखो तो 6 का क्यूब देखोगे तो ये आएगा 216, और 7 का क्यूब देखोगे तो आएगा 343, तो 343 तो बड़ा हो गया, तो यहाँ पे 6 टाइम कुछ चलेगा, फिर उसके बाद पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 3 का पेयर बनेगा, तो यहाँ पे इसका मतलब मेरा 6 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 आएगा। अब चाहे यहाँ पे 9 भी आ जाए उससे मुझे मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 7.1 है, तो इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, इन दोनों में अगर आप देखो तो इन दोनों में 7.1 बड़ा है, ये छोटा है, तो यानी सबसे कम जो सोलिबिलिटी होगी वो होगी Hg2Cl2 की, फिर उसके बाद होगी AgBr की, और सबसे ज्यादा होगी आपकी इसकी, ठीक है, क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 6 आ गया, और ये भी 6 पॉइंट समथिंग आएगा, देखो 6 बार ये कुछ चलेगा, 6 पॉइंट समथिंग 10 टू द पावर माइनस 6, तो उसके बाद आपकी आएगी किसकी सोलिबिलिटी, ZnOH का होल राइस। देखो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ये क्वेश्चन है ना, इसको तो आप रट लो, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उसकी ज्यादा होती है ना, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी ना, जिसकी जितनी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होगी, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होता है, ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, बाकी सब ऑर्डर सेम रहता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसलिए सही होता है क्योंकि ऑल द फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इवन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो इसका जो साइज है ना फ्लोरीन का बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, और छोटे से साइज के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फर्दर एक इलेक्ट्रॉन लेने में इसको दिक्कत होती है, तो क्योंकि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या होता है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्शन होता है छोटे साइज की वजह से। वहीं क्लोरीन के पास तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, कंपैरेटिवली लार्जर साइज होता है, ऑल्दो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उससे कम होती है, लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रॉन लेने की ससेसिबिलिटी है वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है,
कि कोई आइडियल सॉल्यूशन है और उसको आपने बनाया मिक्स करके पी एंड क्यू को, और डेल एच मिक्सिंग 0 है और डेल वी मिक्सिंग भी आपकी क्या है 0। क्या ये ट्रू है? तो हाँ, ये तो ट्रू है कि जब आप आइडियल सॉल्यूशन बनाते हो तो उसके लिए जो डेल एच मिक्सिंग है, जो यानी कि हीट में चेंज या एंथैल्पी में चेंज होता है मिक्सिंग में, वो 0 होता है। और वॉल्यूम भी मिक्सिंग के बाद क्या होता है, तो वॉल्यूम में चेंज होता है मिक्सिंग के बाद वो क्या होता है, वो भी 0 होता है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है पी एंड क्यू के बीच में। क्या ये रीजन सही है? तो नहीं, पी और क्यू के बीच में इंटरेक्शन तो होता है, लेकिन पी और पी के बीच का जो इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ है, क्यू और क्यू के बीच की जो स्ट्रेंथ है इंटरेक्शन की, ये इन सब की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि डेल एच मिक्सिंग और डेल वी मिक्सिंग क्या होता है, 0 होता है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 55 है कि कोई अमीनो एसिड है जो रेड ब्लड कलर देता है जब इसका जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को आप रिएक्ट करते हो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से। ठीक है, तो देखो ये जो टेस्ट होता है ना, ये टेस्ट होता है सल्फर का। मतलब अगर आपके कंपाउंड में सल्फर है और जब आप उसका सोडियम फ्यूजन बनाएंगे तो जो सल्फर से बना हुआ सोडियम फ्यूजन है, जब उसकी रिएक्शन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से कराएंगे तो फिर वो आपको रेड ब्लड कलर देता है। तो ऐसा कैसे होता है, देखिए जो सल्फर होता है आपका कंपाउंड में सोडियम के साथ जब फ्यूज करते हैं तो ये बना लेता है Na2S। फिर इस Na2S की रिएक्शन करा देते हैं आप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला होता है Na2FeCN5NO। जब इनकी रिएक्शन होती है तो आपको मिलता है Na4FeCN5NOS। तो इसका कलर होता है ब्लड रेड कलर कॉम्प्लेक्स होता है, ये ब्लड रेड कलर होता है इसका, राइट। अब देखिए ल्यूसिन का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताओ, 4 दिए हुए, ल्यूसिन का क्या फॉर्मूला होता है? ल्यूसिन होता है आपका, देखो एक कार्बन तो सिंपल यहाँ पे होता है जिसमें NH2 ग्रुप अटैच होता है, COH ग्रुप होता है। मेन है जो इससे इधर जितने भी अटैच है। तो ल्यूसिन के केस में होता है एक तो ये आपका सिंपल CH2 आ गया, फिर उसके बाद CH और फिर CH3। क्या इसमें कहीं सल्फर दिख रहा है? नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में जाओ। ऑप्शन नंबर 2 है आपका थ्रियोनिन। थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो ये कार्बन तो आपका सेम है ही, सब में सेम कार्बन होता है ये, है ना। आगे आपका एक यहाँ पे थ्रियोनिन के लिए CH होगा और CH के साथ एक OH जुड़ा होगा और एक यहाँ पे जुड़ा होगा CH3। तो क्या इसमें कोई सल्फर दिख रहा है? नहीं, तो थ्रियोनिन भी नहीं है। फिर है मिथायोनिन। देखो थायो आ गया ना, जहां थायो आ गया ना वहीं पे सल्फर होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर भी नहीं पता है ना, थायो आ गया ना, थायो का मतलब है कि इसमें सल्फर प्रेजेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है मिथायोनिन का? देखो ये तो आपका कार्बन है ही, NH2COH, ये तो है ही, राइट। इसके बाद इधर जाओ, इसके बाद आपके 2 कार्बन होते हैं CH2 और CH2। फिर इन 2 कार्बन के बाद सल्फर जिसकी हमें तलाश थी और उसके बाद CH3, इसमें सल्फर है तो मिथायोनिन देगा ये टेस्ट। तो आपका ऑप्शन होगा मिथायोनिन। सीरीन का भी एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ, सीरीन का क्या स्ट्रक्चर होता है। खोजो, देखो जी सीरीन में देखो CHNH2। तो सीरीन से आपको क्या पता चलता है? सीरीन से आपको पता चलता है कोई चीज बहुत शांत हो। कोई चीज जब दिमाग बहुत अशांत रहता है तो लोग क्या लेते हैं उस समय, लोग एल्कोहल लेते हैं। तो यहाँ पे CH2 ग्रुप होता है और यहाँ पे बस एक एल्कोहल ग्रुप होता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका सीरीन का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको इस वाली रिएक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है और आपको गिवन इसके लिए दिए है और इसके लिए, यानी Fe3 पॉजिटिव से Fe और Fe2 पॉजिटिव से Fe आएगा उसके लिए दी हुई है एट 298 केल्विन। तो पहले मुझे जो गिवन है वो देख लेती हूँ मैं कि क्वेश्चन नंबर 56 है। गिवन है मेरा Fe3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो बन जाएगा आयरन, और यहाँ में E0 की वैल्यू मेरी है -0.04।
वोल्ट। ये मेरी इक्वेशन नंबर मैंने 1 मान ली सपोज, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 लो, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और आपका बनेगा Fe, और इसके लिए ई नोट की वैल्यू है आपकी -0.44 वोल्ट। ये मैंने इक्वेशन 2 बना। अब मैं इन इक्वेशंस की हेल्प से इस इक्वेशन पे कैसे पहुंच सकती हूँ, तो जब मैं दिस माइनस दिस करूंगी तो इस इक्वेशन पे पहुंच जाऊंगी, यानी 1 - 2 करूंगी तो मैं जो मेरा मुझे चाहिए उस इक्वेशन पे पहुंच जाऊंगी। वैसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेती हूँ यहीं पे, ठीक है। तो 1 - 2 करूंगी, मुझे ये ऑब्टेन हो जाएगी, ये मेरी बात कंफर्म है। तो 1 - 2 करूंगी तो आपको दिस माइनस दिस नहीं करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए हम किस में रीअरेंज करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपके अलग अलग है ना। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब में सेम है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन सब में अलग अलग है। तो डेल G3, ठीक है, जिसके लिए मुझे चाहिए इक्वेशन नंबर 3 के लिए मैं लिख लूंगी डेल G3 इजिकल टू डेल G1 नॉट माइनस, ठीक है, और इक्वेशन 2 के लिए डेल G2, ये गिब्स फ्री एनर्जी होगी। गिब्स फ्री एनर्जी होती है -NFe, और माइनस इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो डेल G नोट होता है -NFe, तो हो जाएगा इसके लिए 1 है, या मैं लिख लेती हूँ N3FE3 नोट जो मुझे निकालना है, ये हो जाएगा -N1FE1 नोट, फिर हो जाएगा -NFE2, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 लिख लेती हूँ, ये हो जाएगा -N3FE3 नोट इज इक्वल टू -N1FE1 नोट माइनस माइनस प्लस N2FE2 नोट। अब मुझे बताइए कि जो ये F है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए M3 की वैल्यू क्या है, N3 की वैल्यू देखो आपके क्वेश्चन में क्या दी हुई है, N3 की वैल्यू है 1, तो माइनस इसकी 1 लिख लेंगे तो यहाँ आ जाएगा E3 नोट। N1 की वैल्यू क्या है, इस वाली इक्वेशन में देखो N1 है 3, तो -3 E1 नोट प्लस N2 की वैल्यू क्या है 2 E2 नोट। इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, हो जाएगा E3 नोट इज इक्वल टू 3 E1 नोट माइनस 2 E2 नोट, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, E1 नोट की वैल्यू है -0.04 वोल्ट और जगह -2, और E2 नोट की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा -0.44 वोल्ट। ये आपका हो जाएगा -0.12, और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 0.88। तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 0.76 वोल्ट। माइनस वाले साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो बताओ इसमें कौन सी वैल्यू आ रही है 0.76, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, कोई एसिडिक मीडियम है जिसमें 10 ml 0.25 मोलर ऑक्जेलिक एसिड को टाइट्रेट किया गया है विद KMnO4 के साथ, सॉल्यूशन के साथ। इफ द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू रीच एंड पॉइंट इज 10 ml, इसका भी 10 ml ही वॉल्यूम मेरा रिक्वायर्ड हुआ है एंड पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो आपको KMnO4 की स्ट्रेंथ बतानी है कितनी होगी। तो आपको पता है कि जब एंड पॉइंट पे पहुंचते हैं तो एंड पॉइंट पे क्या होता है, एट एंड पॉइंट इक्विवेलेंट ऑफ oxalic acid should be equal to equivalent of KMnO4 solution, ठीक है। इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड को सपोज मैं N1V1 मान ले, तो जहां पे N1 है नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एंड V1 है वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। इसी तरह N2V2 जहां पे N2 है नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 एंड V2 है वॉल्यूम ऑफ KMnO4, ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, अब इसको देखो मुझे नॉर्मेलिटी थोड़ी दी हुई है, मुझे तो मोलैरिटी दी हुई है। तो इसका मतलब आपको पता है कि नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है n फैक्टर के, यानी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होगा n इंटू m, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड के लिए
एंड फैक्टर कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। एंड फैक्टर फॉर KMnO4 कितना होता है 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू M2 इंटू V2। यहाँ देख सही है। अब मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मुझे दी हुई है, क्या दी हुई है 0.25 मुझे मोलैरिटी दी हुई है, और वॉल्यूम भी मुझे दिया हुआ है 10 ml। यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू मोलैरिटी तो मुझे निकालनी है। स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पे मोलैरिटी दी हुई है ना मोलैरिटी के टर्म में, तो यस मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन निकालनी है। M2 इंटू वॉल्यूम, तो उसने कहा इसके भी 10 ml ही लगते हैं, बस इसको सोल्व कर लो। तो यहाँ से आपकी M2 की वैल्यू आएगी 0.10 मोलर। ठीक है, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा 0.10 मोलर। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स बतानी है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स कैसे है, CO, अमोनिया, फिर H2O क्लोराइड। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए क्या, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो आप देखो, अगर कोई एलिमेंट है उसके एकदम बाद उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव आ जाता है ना, तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसके बाद तो इससे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ठीक है, तो अगर उसके एकदम तुरंत बाद उससे ज्यादा निगेटिव ज्यादा एकदम से अटैच होता है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो अब आप देखो कार्बन के बाद ऑक्सीजन है तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, तो ये वाले ऑप्शन तो लास्ट वाले 2 ऑप्शन तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और जो आपके हैलाइड आयन है वो बहुत वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, इनको आप याद रखो। तो इसका मतलब इन दोनों ऑप्शन में आप फंस जाओगे, तो आपको अमोनिया और वाटर में फंसोगे आप कि अमोनिया और वाटर में किसकी ज्यादा होती है। तो अमोनिया और वाटर में किसका ज्यादा होता है, इसमें ज्यादा होता है अमोनिया का। ठीक है, किससे ज्यादा, वाटर से। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके लिए आपको जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो थोड़ी सी तो देखो दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जैसे CO होता है, फिर साइनाइड आयन होता है, फिर PPH3 होता है, फिर NO2- होता है जिसमें नाइट्रोजन जो एटम है वो डोनर साइड पे होता है, फिर बाइपिरिडीन होता है, फिर ईन होता है, फिर आपका हो गया क्या अमोनिया, फिर पिरिडीन होता है, फिर EDTA होता है, और फिर CH3CN होता है, फिर NCS होता है, फिर वाटर होता है। देखो इसमें और इसमें कितना फर्क है ना। फिर आपका हो जाएगा O2-, फिर आपका हो जाएगा ऑक्सलेट आयन, फिर हाइड्रोक्साइड आयन, फिर फ्लोराइड आयन, फिर N3-, और फिर आपका ये आयन हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन डोनर साइड पे होगा, फिर आपका क्लोराइड आयन। देखो आपके क्लोराइड आयन कितने पीछे है, फिर SCN-, यहाँ पे सल्फर होगा आपका डोनर। सल्फर जहां पे डोनर होगा वो वीक होगा, फिर ब्रोमाइड और फिर आयोडाइड। जैसे जैसे इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये खुद ही याद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं कि 2 moles of ideal gas undergoes free expansion from 10 liter to 100 liter at 300 Kelvin। फ्री एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन में जो Q होता है सिस्टम का वो होता है 0। ठीक है, यानी कि कोई भी जो हीट है वो सिस्टम के लिए एक्सचेंज नहीं हो रही है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं है। किसके लिए, फ्री एक्सपेंशन के लिए। तो जो Q सिस्टम होता है वो होता है आपका 0। तो आपका डेल S सराउंडिंग, अगर आप एंट्रोपिक चेन देखें सराउंडिंग में तो ये होगा Q सिस्टम माइनस Q सिस्टम अपॉन T। सिंस ये 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो डेल S सराउंडिंग आपका हो जाएगा 0। ठीक है, और डेल S सिस्टम क्या होता है, डेल S सिस्टम होता है आपका NR लोन V2/V1। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसमें, 2 मोल्स। कितने हैं, 2 मोल्स। तो N की वैल्यू है 2, R की वैल्यू देखो इसने कैसे रखने के लिए बोली है, R इसने बोली है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है।
ठीक है, और आर ऑप्शन में एज इट इज आर ही है, तो आर की वैल्यू नहीं रखनी, तो 2r लोन V2 क्या है, V2 है 100 और V1 है 10, तो लोन V2 हो गया 100 डिवाइड बाय V1 हो गया 10, तो ये हो जाएगा 2r लोन 10। अब इसको अगर मैं इसका बेस चेंज करूँ, अभी तो ई बेस पे अगर 10 पे करूंगी तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 2.303 r इंटू log 10, राइट। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, बस इसको देखो ये क्या है, ये हो गया आपका 606.4 r। बताओ डेल एस सिस्टम की वैल्यू इतनी है, लेकिन सराउंडिंग की 0 होनी चाहिए, डेल एस सिस्टम दिस एंड डेल सराउंडिंग दिस, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है जी, जिसमें K की वैल्यू आपकी है 1 मोल पर लीटर पर मिनट इनवर्स। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 2 मोलर है, तो आपको टाइम बताना है कि 75% ऑफ रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी तो टाइम कितना लगेगा। तो सिंस ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखो रेट किसके इक्वल होगा, रेट इज इक्वल टू होगा K इनटू जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है उसकी पावर 0, ठीक है, क्योंकि जो पावर होगी वही तो आपका रेट होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्डर होती तो इसकी पावर 1 लेते, ठीक है, अगर 0 है तो इसकी पावर आपने 0 ले ली, तो रेट आपका हो जाएगा -1/2 dA बाई dt इज इक्वल टू K, क्योंकि इसकी पावर 0 होगी तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब बस इसको कर लो, ये हो जाएगा आपका -dA इज इक्वल टू 2K dt। बस इसको क्या कर लो आप, इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट कहाँ से करोगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू एट टाइम t कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल टाइम आपका 0 है, एट टाइम t है। अब किसी भी चीज के आगे कुछ भी हो, अगर आप उसका इंटीग्रेशन करो तो ये d हट जाता है और आपको क्या मिल जाता है, सिंपली x मिल जाता है, ठीक है। अगर सिंपली जैसे dt है, इसका इंटीग्रेशन करोगे t हो जाएगा, ds है, इसका इंटीग्रेशन करोगे s हो जाएगा। इसी तरह से dA का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आएगा a, और फिर आपको लिमिट्स रख देनी है, लोअर लिमिट है इसमें a नोट, अपर लिमिट है a t, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इसको माइनस को इधर ले जाती हूँ, 2k dt का हो जाएगा t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट क्या है a t माइनस लोअर लिमिट क्या है a नोट, ये हो जाएगा आपका -2k अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। यहाँ पे आपका हो जाएगा a t माइनस a नोट इज इक्वल टू -2k t। आ देखो एट टाइम t पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ना, t पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है आपकी, देखो कैसे पता चलेगा कि 75% जो टाइम निकालना है उस टाइम पे 75% जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई, तो बची कितनी 25%, तो यानी कि जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है उसका 25% ही बचा, तो एट टाइम t कॉन्सेंट्रेशन इतनी होगी, ठीक है। और जब टाइम 0 था तब कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 2 मोलर, ये गिवन है 2 मोलर यहाँ पे, इज इक्वल टू -2, k की वैल्यू 1 है एंड ठीक है, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0.25 माइनस 1 इज इक्वल टू -2t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका -0.75, इधर आ जाएगा -t, माइनस से माइनस कैंसिल, तो t की वैल्यू आएगी आपकी 0.75, किस में आएगी ये मिनट में, मिनट में कैसे आएगी, देखो k की वैल्यू में मिनट इनवर्स है ना, तो मिनट में आएगी, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 एजर्शन रीजन है, एजर्शन है कि जो 3D ट्रांजिशन मेटल्स है उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या ये बात सही है, तो ये बात बिल्कुल सही है, और इसका रीजन है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू 4s इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके
सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 4s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग में 3d इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इस वजह से इनका क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। 62 में आ जाइए, एक सॉल्ट है XY जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और प्लॉट लिया लैम्डा एम वर्सेस डेल लैम्डा एम वर्सेस रूट सी के, और इसकी स्लोप निगेटिव में जा रही है, राइट। तो और इसकी स्लोप निगेटिव में जा रही है, उसने बोला है कि इतने कॉन्सेंट्रेशन पे जो वैल्यू ऑफ लैम्डा एम की इतनी है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Y माइनस आयन की आपको बतानी है। देखो 62 है, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी है, स्लोप निगेटिव है तो ये आ गया स्लोप। ठीक है, निगेटिव है तो इस तरह और पॉजिटिव है तो इस तरह जाएंगे, इस तरह जाएंगे, पॉजिटिव होगा तो इस तरह जाएंगे, निगेटिव होगा तो इस तरह आएंगे। अब सिंस निगेटिव है स्लोप तो ये है। अब आपको पता होना चाहिए कि लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है, जो हमने पढ़ा है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी, और स्लोप की वैल्यू दी है मेरी, जब इसमें और इसके वर्सेस ग्राफ करते हैं तो आपकी इस इक्वेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू मुझे दी हुई है -90। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। लैम्डा एम है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, कॉन्सेंट्रेशन कौन सी है, 0.01 कॉन्सेंट्रेशन पे लैम्डा एम की वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू रख दो 145। लैम्डा एम नोट तो मुझे निकालना है, माइनस ए की वैल्यू रख दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 90, और रूट सी की वैल्यू है मेरी ये, जिस वैल्यू पे मैंने लैम्डा एम की वैल्यू लिखी वहीं पे उसी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। ये हो जाएगा 145 इज इक्वल टू लैम्डा एम नोट प्लस 90, ये हो जाएगा इंटू 0.1 जब ये बाहर आएगा। ठीक है, तो जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9, और 145 माइनस 9 लैम्डा एम नोट की वैल्यू आपकी आएगी यहां से आपकी लैम्डा एम नोट की वैल्यू आएगी। देखिए जो स्लोप है यहाँ पे आप इसकी वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू आप 90 रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी माइनस साइन यहाँ पे है, तो ये आपका यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। लैम्डा एम नोट की वैल्यू होगी 145 प्लस 9, ये हो गया आपकी 154। ठीक है, अगर पॉजिटिव स्लोप होती तो यहाँ पे प्लस आता, नेगेटिव स्लोप है तो माइनस है, सिंस ऑलरेडी माइनस है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 90 रखोगे। फिर आपकी लैम्डा एम नोट की वैल्यू आ गई। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Y माइनस आयन निकालनी है, तो लैम्डा एम नोट टोटल इसकी होगी लिमिटिंग इज इक्वल टू लैम्डा एम नोट ऑफ X प्लस आयन प्लस लैम्डा एम नोट ऑफ Y माइनस आयन। ये मैंने निकाल ली, इसकी वैल्यू आई मेरी 154 और X प्लस की मेरी दी हुई है 74, देखो क्वेश्चन में 74, और लैम्डा एम नोट Y माइनस निकालनी है, तो लैम्डा एम नोट Y माइनस की वैल्यू होगी 154 माइनस 74, और ये वाली वैल्यू आपकी आएगी 80। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व अपॉन कंप्लीट कंबशन ऑफ 116 ग्राम ऑफ एन ब्यूटेन इज, एन ब्यूटेन की कंबशन की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। तो एन ब्यूटेन हो गया C4H10, और इसको जब आपने कंबशन किया इसको तो आपको मिलेगा CO2, जितने कार्बन है उतना CO2 और जितने हाइड्रोजन है उसका आधा H2। फिर ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर दोगे तो ये आ जाएगा 13/2, क्योंकि यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 13। अब इसने कहा है अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। ब्यूटेन का मोलर मास होगा 58, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स आएंगे आपके 2 मोल। अब ये देखो यहां से 1 मोल कितने मोल दे रहा है CO2 के 4, तो 2 मोल्स कितने देगा 8, तो 2 मोल ऑफ C4H10 कितने मोल्स ऑफ CO2 देगा, 8 मोल ऑफ CO2। क्या मेरे से मोल में पूछा है तो मैं 8 लगा दूंगी, मास में पूछा है तो मैं इसका मास निकाल लूंगी। नहीं, मास में पूछा है तो देखो 1 मोल CO2 का मास कितना होता है 44 ग्राम, तो 8 मोल का कितना होगा 8 × 44, तो ये आप हो जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी 354।
2 ग्राम। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट होगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो एक एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन है। जो एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। जो आर्हेनियस प्लॉट है वो नीचे दिया हुआ है लोन के वर्सेस 1/t के, और इंटरसेप्ट लोन ए की वैल्यू 6 है और स्लोप लाइनिंग फ्रॉम अबाउट 6, ठीक है, फ्रॉम अबाउट 6 है एट 1/t इज इक्वल टू 0 डाउन टू अबाउट 1 एट हायर 1/t। तो जो 1/t की वैल्यू लगभग 0 है तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये लगभग 6 है, ठीक है। इसे ये बोला है इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इतनी है और आर इतना है तो टेम्परेचर बताओ उस पे जब रेट कांस्टेंट ई स्क्वायर मिनट इनवर्स हो जाएगा। तो 64 देखो आरइनियस इक्वेशन क्या होती है, आपको सिंपल पता होना चाहिए। आरइनियस इक्वेशन होती है K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। सिंस यहाँ पे आपको लोन K वर्सेस दिया हुआ है तो लोन K कर लो, यहाँ पे लोन ले लो दोनों तरफ। लोन K इज इक्वल टू हो जाएगा लोन A प्लस लोन ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। बेस सेम है तो ये हो जाएगा लोन A माइनस ई ए अपॉन आर टी, और इधर आपका आ जाएगा लोन के। अब किस किस के वर्सेस है, लोन के वर्सेस 1/t है, यस लोन के वर्सेस 1/t है। तो इसमें जो स्लोप होगी आपकी, स्लोप आपकी होगी माइनस ई ए अपॉन आर, ठीक है जी। आप देखो इसने बोला वो टेम्परेचर बताओ जब रेट कांस्टेंट ई स्क्वायर मिनट इनवर्स हो जाएगा तो रेट कांस्टेंट की के की वैल्यू क्या हो जाएगी ई स्क्वायर, तो लोन के की जगह क्या रख दोगे ई स्क्वायर, और लोन ए की वैल्यू इसने 6 बोली रखी है, लोन ए की वैल्यू इसने 6 बोल दी, ठीक है, माइनस ई एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी दे रखी है 6.64 किलो जूल, 6.64 किलो जूल। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 8.3, आर की वैल्यू में देखो जूल है और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू में किलो जूल है, तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा और इधर आ जाएगा आपका टेम्परेचर, और टेम्परेचर आपका केल्विन यूनिवर्स है यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू आपकी केल्विन में आएगी। तो मैं ऊपर वाले को क्या कर दूंगी, ऊपर वाले को जूल में चेंज कर दूंगी, कैसे 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो देखो ये दोनों बेस सेम है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। देखो लोन ई का मतलब होता है, लोन ई का मतलब होता है लोग ई, और जब ये बेस और ये वैल्यू सेम हो ना तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, और सिंस ये पावर में ये आगे आ जाएगा क्योंकि लोन ई स्क्वायर का मतलब होता है 2 लोन ई, और लोन ई की वैल्यू 1 हो गई तो ये 2, जिसको नहीं पता है ये तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 6.64 इंटू 1000 डिवाइड बाई 8.3 इंटू टी। दिस माइनस दिस करोगे तो ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -6.64 इंटू 1000 डिवाइड बाई 8.3 इंटू टी। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करूंगी आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 एंड 4 6 जा 24, और जब आप इसको यहां से करोगे तो आएगा 2 टाइम्स, तो टी की वैल्यू आएगी आपकी 0.2 रखो यहाँ पे, तो टी की वैल्यू आपकी आएगी 0.2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 200, तो टी की वैल्यू आई आपकी 200 केल्विन। बताओ 200 केल्विन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 65 है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, कौन किसके साथ इक्वेशन करे, इक्वेशन रिएक्शन देके क्या बनाता है तो आपका सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, NaCl को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 Mn2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीडेशन ऑफ Mn, तो इसकी क्या इक्वेशन होती है, तो 4NaCl प्लस MnO2 प्लस 4H2SO4 और यहाँ पे बनता है MnCl2 प्लस 4NaHSO4 एंड प्लस 2H2O प्लस Cl2। यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन नंबर इसका देखो, ऑक्सीजन के 1 की -2, 2 की -4, इसकी क्या हो जाएगी +4। इसी तरह इसकी 1 की -1, 2 की -2 हो जाएगी +2। बताओ यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन, यहाँ हो रहा है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है और ये बोल रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2 पे चलो, 2NaI प्लस MnO2 प्लस 4H2SO4
अब क्या बनेगा जी, अब बनेगा यहाँ से आयोडीन लिबरेट होगी, फिर बनेगा MnSO4, फिर बनेगा Na2SO4 प्लस 2H2O। यहाँ पे वही ऑक्सीडेशन नंबर +4, यहाँ पे कितने देखो सल्फेट आयन -2, ये +2, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन ही बोला है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर मतलब स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। बताओ कौन से ऑप्शन में जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में जा रहा है। ये इसने बोला है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इनमें से किसके लिए हाईएस्ट होगा, उसी के लिए हाईएस्ट होगा जिसमें नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होंगे, उसी का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा, क्योंकि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है आपका N+2 का रूट बोर मैग्नेटॉन, इतना होता है। तो जिस N होता है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी उसके लिए इतना ही ज्यादा। देखो ये सब में 6 6 6 6 है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है सारे, ठीक है। इनमें सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। पहले में क्या है, देखो पहले के ऑक्सीडेशन नंबर 6 में मैंगनीज की कितनी होगी, देखो ये -6 होगा साइनाइड आयन, x -6 इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू आएगी +3, यानी मैंगनीज आयन की जो ऑक्सीडेशन नंबर आई +3। फिर आपका आता है आयरन, आयरन की भी +3 आ जाएगी यहाँ पे, इसी तरह से आप सबकी निकाल लोगे, ठीक है। अमोनिया 0 कंट्रीब्यूट करता है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो यहाँ पे कोबाल्ट की भी क्या हो जाएगी +3, और टाइटेनियम की भी हो जाएगी +3, सबकी +3 जा रही है। इनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, आपके मैंगनीज का है आपका 25, आयरन का है आपका 26, कोबाल्ट का है 27, और आपका टाइटेनियम का है 22। और 3D कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो कैसे कैसे ये टूटते हैं, देखो ये टूटते हैं T2G में, EG के ऊपर 2 होते हैं आपके, और T2G के नीचे जो आपके 5 ऑर्बिटल्स हैं इस तरह से ब्रेक होते हैं फर्दर, T2G EG सब ऐसे ही ब्रेक होंगे, ठीक है, ऐसे T2G EG, ये भी इस तरह से ही T2G EG, इसी तरह से ये EG और T2G, ठीक है जी। अब सिंस पहले वाले कॉम्प्लेक्स में देखो अब 25 है, तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये होता है 3d5 4s2, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो आपका कितना बचा 3d4, ऐसे बोला 4 इलेक्ट्रॉन बचे। इसका होगा 3d6, इस वाले नंबर को देखो 3d6 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन गए बचे, 3 इलेक्ट्रॉन गए तो बचे 3d5। इसी तरह ये होता है आपका 3d7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन गए तो आपके बचे 3d6, और टाइटेनियम का 22 होता है, तो ये गया 3d2 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन गए तो बचे 3d। अब फीलिंग कैसे होगी, देखो अब पहले में आपके हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले में, है ना, तो फीलिंग के लिए क्या होगा, Cn जो साइनाइड आयन है ना वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड होता है, तो जब इसमें फीलिंग होंगे 1 2 3 4, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड है तो यहीं पे पेयरिंग करा देगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए इसमें, n की वैल्यू आई 2। इसमें भी आयरन के साथ भी साइनाइड आयन है, तो ये भी क्या होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 5 इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा 1 2 3 4 5, n की वैल्यू हो गई 1। कोबाल्ट वाले में 6 है, तो कैसे फीलिंग होगा, 1 कोबाल्ट के साथ अमोनिया है, और अमोनिया भी कंपैरेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग है, इतना वीक नहीं है, तो ये भी पेयरिंग करा देता है 1 2 3 4 5 6, और टाइटेनियम में तो 1 ही है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें n की वैल्यू 0 हुई, इसमें n की वैल्यू 1 हुई। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो किसमें ज्यादा है, फर्स्ट ऑप्शन में सबसे ज्यादा है, तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है, लैंथेनाइड आयन बताओ जिसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बताओ। ये आप कैसे बता सकते हो, ये आप तभी बता सकते हो जब आपको इनका पता हो। देखो लैंथेनाइड जो सीरीज है वो कैसे मैंने याद की थी, कभी आप भी ऐसे याद कर लो, या आपके पास कोई और ट्रिक है तो उससे याद कर लो। ऐसे पहले लेंथेनम लिख लो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57, ठीक है। फिर आगे याद कैसे करो, सीने पर नदियां पर्वत समंदर यूं गड़े तब डायना
हेडन, इतरा के, तमतमा के, यूं लुटी। ठीक है, बस अब इसी तरह से इनके आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते चले जाओ यहाँ तक। तो यहाँ तक जब बढ़ाते रहोगे तो लुटेटियम का आपका बनेगा 71। ठीक है जी। अब देखो लैंथेनम के ऊपर काफी विवाद है कि इसको रखा है, इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में रखना है नहीं रखना है, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना एफ ब्लॉक में नहीं आता। इसकी जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऐसे होता है, जिनोन जिनोन का होता है 54 और होता है 5d1 6s2। ठीक है, 4f में इसका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सीरियम से स्टार्ट होता है 4f1, जिनोन सब में जिनोन का 54 होता है, 4f1 5d1 6s2। फिर इसको हम बोलते हैं प्रेजोडाइमियम। तो इसमें क्या होता है, देखो प्रेजो का मतलब जिसको बहुत तारीफ मिल गई हो, तारीफ मिल गई इसका मतलब इसके पास ज्यादा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ले लेता है, 1 2 और एक इसका 3, तो यहाँ 5d 0 हो जाएगा। और जब तक 4f7 नहीं चलेगा, ये बढ़ता रहेगा सिर्फ 4f में, ये ऐसे ही रहेंगे। यहाँ आएगा 4f4, फिर 4f5, फिर 4f6, फिर 4f7। अब ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो 4f हाफ फील्ड नहीं छोड़ता, अगले वाला 5d में जाएगा। ठीक है, ये क्यों 8 बनाए, क्यों अपने आप को अनस्टेबल करे, 5d में पहुंचा दिया इसने मामला। अब अगले वाला में क्या होगा, 7 8 और ये सीधा 9 पे जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही चलेगा मामला, 4f यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया, फिर 10 4f11 4f12 4f13 4f14 5d 0 चल रहा है, 6s2 चल रहा है, और यहाँ पे आपका लास्ट वाले का हो जाएगा 4f14 एंड 5d 1 4s2 6s2। ठीक है जी। अब देखो यहां तक आपको पता चल गया, ये मैंने आपको बनाने बता दिया। मैं फटाफट क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, Nd3 पॉजिटिव। ठीक है, Nd3 पॉजिटिव, तो जब इसके 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 तो यहाँ से जाएंगे और एक यहाँ से, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3, मुझे चाहिए 4। फिर है सीरियम Ce3 पॉजिटिव, 2 यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से, एक ही बचेगा, सीरियम भी नहीं है। फिर है आपका Tb3 पॉजिटिव, Tb यहाँ, तो देखो 2 यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से, तो इसके पास बचेंगे 4f8। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 14 माइनस 8 करो, तो ये बचेंगे आपके 6, इसके भी नहीं है। लास्ट है होलोनियम ये गया 4f12, तो होलोनियम 4f11। ठीक है, इर्बियम का होता है 4f12, 4f11 हो गया इसका, राइट। तो ये हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं HO3 पॉजिटिव, 2 तो यहाँ से जाएंगे और एक यहाँ से, 2 तो यहाँ से जाएंगे और एक यहाँ से, हो HO का होता है आपका 4f11 5d 0 एंड 6s2। कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 3, 2 तो यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से, तो 4f10 बचा, तो 14 माइनस 10 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। बस ऐसे ही इसकी एकदम से सीरीज आपको थोड़ी याद होनी चाहिए। कई बार इसमें ऐसा आ जाता है जिसका हमें पता ही नहीं होता, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो द फॉर्मूला ऑफ टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड इज, टेट्रा एमीन, 4 तो अमीन होने चाहिए, 4 है भाई सब में, और एक्वा यानी वाटर 1 होना चाहिए, क्लोरिडो क्लोरीन 1 होना चाहिए, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो क्लोराइड यानी क्लोराइड, देखो ये तो आपका है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, ये है निगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव एक साथ होना चाहिए, निगेटिव अलग, तो यानी क्लोरीन का आपको जो एटम है वो बाहर होगा, यानी या तो ये होगा या ये होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें से कौन सा है, इसमें से पता चलेगा इस ऑक्सीडेशन नंबर से। देखो इन दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर किस में सेटिस्फाई हो रही है, +3, तो इसको मैं अगर x मानूं, ये 0 कंट्रीब्यूट करेगा, ये 0 और ये -1। ठीक है, और इस पे टोटल चार्ज कितना है, +1, तो ये 1, तो यहाँ तो 2 आ जाएगी। इसमें देखो x, ये 0 ये 0, ये हो जाएगा -1, और इस पे टोटल चार्ज कितना है, इस पे चार्ज आपका है +2। ठीक है, तो ये जाएगा +3 इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। जब आप इसको तोड़ेंगे तो इस पे +2 चार्ज आएगा ना, इस पे +2 आएगा और ये बनेगा 2Cl-। ठीक है, इसलिए मैंने टोटल चार्ज इसमें +2 रखा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है,
69 है कि रिवर्सिबल प्रोसेस आपको दिए हुए हैं 1 मोल ऑफ गैस के लिए, और वो गैस भी कैसी है, आइडियल गैस, और ऐसे एक आपको डायग्राम दिया हुआ होगा। ठीक है, इसमें इसने मेंशन किया है कि जो प्रोसेस 2 और 4 है वो एडियाबैटिक है और ये सारा प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो यहाँ से T1 से T1 जा रहा है तो ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक, राइट। फिर इसने बोला W1 W2 W3 W4 तो वर्क डन है चारों प्रोसेस के लिए, ठीक है, और सारे कैलोरीज में है। और जी आपका del U2 एंड del U4 है चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी फॉर प्रोसेस 2 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो W1 प्लस W3 शुरुआत में पहले ऑप्शन से मैं चेक करना शुरू कर देती हूँ। W1 प्लस W3 क्या है? तो W1 ये आइसोथर्मल प्रोसेस है पहले वाला, है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए W1 क्या होता है, माइनस nRT ln V2 बाय V1। नंबर ऑफ मोल्स मेरा 1 है तो माइनस RT1, पहले प्रोसेस के लिए क्या है मेरा टेम्परेचर, जो कांस्टेंट है वो है T1 ln V2 बाई V1 ही लिखूंगी क्योंकि मेरा बाद वाला टेम्परेचर V2 और पहला टेम्परेचर मेरा V1 है। तो W1 तो ये हो गया। फिर इसने क्या है, W3 की वैल्यू दी है। W3 भी मेरा ऐसे हो जाएगा, माइनस N की वैल्यू तो मेरी 1 है, R इसके लिए मेरी टेम्परेचर T2 है ln, इस वाले प्रोसेस में कहां तक जाती हूँ मैं, V4 तक, फाइनल वॉल्यूम मेरा V4 है और उससे पहला मेरा वॉल्यूम कितना है, V3। तो W1 प्लस W3 कितना दिया हुआ है मेरा, अगर मैं इनको एड ऑन करूं W1 प्लस W3 तो इनको मैं एड ऑन करूंगी। देखो R की वैल्यू इसने 2 रखी है तो मैं 2 रख लेती हूँ, माइनस 2 T1 ln V2 बाई V1 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 T2 ln V4 बाई V3। एग्जैक्टली यही आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक्सर्शन रीजन का है। देखो, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ये बिल्कुल सही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी कम होती है क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाला इसको एग्जैक्टली हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4, ठीक है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p, राइट। तो जैसे निकला एकदम एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिली, तो इसी वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से और फ्लोरीन से कम होती है। क्योंकि नाइट्रोजन का क्या होता है नाइट्रोजन का होता है 1s2 2s2 2p3, इस पे ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, ये इसकी कम कैसे होगी, इसकी तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। इसी तरह जो फ्लोरीन है इसका क्या होता है 1s2 2s2 2p5, इसकी भी काफी ज्यादा होगी, ठीक है। इससे तो कम ही होगी लेकिन क्या होगा, इससे काफी ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन की सबसे कम होगी, तो इसका मतलब दोनों आपके एजर्शन रीजन सही है, यानी 70 का जो आपका आंसर है वो है 1। सेवेंटी वन में देखिए, एक आइडियल सॉल्यूशन बनता है जब वो राउट्स लॉ फॉलो करे थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन रेंज। क्या ये सही है? तो यस, ये बिल्कुल सही है कि अगर थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन रेंज आपका राउट्स लॉ फॉलो करता है तो ये